हेलो बच्चों, सार्बिन सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली तरीके से अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पिछले क्लास में जहां से हमने छोड़ा था, मतलब एलोवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। और जो तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा, ठीक ना, रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक ना। आज का टॉपिक होगा हमारा रेड एंड येलो सॉइल। इसी तरीके से हम लोग आगे जाते जाएंगे और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर जो है, ठीक ना, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और आपको बताने हैं कि अगला चैप्टर कौन सा होगा। आप इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर हम कौन सा चैप्टर को पढ़ाएं। ठीक है, तो हम आते हैं, शुरू करते हैं। पहला, रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या होता है इसके बारे में हम शुरू करते हैं। रेड सॉइल develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and western part of Deccan Plateau। कहने का मतलब है कि रेड सॉइल वहां बनते हैं, ठीक ना, जहां पे दक्कन प्लेट्यू, रेड सॉइल कहाँ बनते हैं तो दक्कन प्लेट्यू बनते हैं। इसके लिए जितने भी जो है रेड सॉइल होते हैं ये डेवलप तब होते हैं जब इग्नेशियस रॉक्स, ठीक ना, उस एरिया में इग्नेशियस रॉक्स होती हैं जिस एरियाज में रेनफॉल काफी ज्यादा कम होता है, मतलब बारिश काफी कम होता है उस एरियाज में, ठीक ना। ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादातर दक्कन प्लेट्यू वाले रीजन पे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक ना। कहाँ कहाँ तो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, मतलब कुछ हिस्सा ईस्टर्न पार्ट में भी बनते हैं और कुछ हिस्सा जो है साउथ पार्ट के दक्कन प्लेट्यू में बनते हैं। ये हम देखेंगे कि ये जो रेड एंड येलो सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है भारत में, कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो जिसमें पहला है उड़ीसा है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है ना, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन हो गए एंड अलोंग द प्लीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। प्लीडमोंट जोन वेस्टर्न घाट हमने पिछले क्लास में प्लीडमोंट जोन आपको बताया था कि जो माउंटेन का जो फुटहिल होता है, माउंटेन का जो फुटहिल होता है वो प्लीडमोंट जोन होती है, ठीक ना। और इस एरियाज में भी, ठीक ना, रेड सॉइल और येलो सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी नेचर कैसे होती है, किसकी, तो रेड एंड येलो सॉइल की। रेड एंड येलो सॉइल की नेचर कैसे होती है, तो इसका नेचर जो है रेडिश होती है, इन कलर में जो है ये रेडिश होता है। उसके बाद से जो है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहने का मतलब है कि जब ये रेडिश कलर के जो इसका नेचर होती है, मतलब इसकी कलर जो होती है वो हल्का रेडिश कलर की होती है। ये क्यों होती है, ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि जो है इस मिट्टी का जो है डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन होने के कारण से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो क्रिस्टलाइन होती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रिस्टलाइन में ये आयरन का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होने के कारण से इनकी कलर जो है हल्का सा रेडिश हो जाती है। इनकी कलर कैसे हो जाती है, रेडिश हो जाती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि इट टुक येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब जो है, ठीक ना, जब इसमें कलर जो है हाइड्रेट होती है, जब यह इसमें नमी आती है बारिश के समय में, ये जो रेडिश कलर होती है, ठीक ना, रेडिश कलर पीला कलर के जो है येलो कलर का दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ये हाइड्रेट होगी वैसे वैसे इनकी कलर, मिट्टी की कलर जो है पीला होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जो लैटेराइट सॉइल होती है, ये लैटेराइट सॉइल क्या होती है, तो हम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, ठीक ना, टाइप्स ऑफ सॉइल है। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल है। और इस टाइप्स ऑफ सॉइल में आज हम लोग लैटेराइट सॉइल पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। कहने का मतलब है कि जो लैटेराइट सॉइल होती है ये कहाँ पाई जाती है। मैं यहाँ आपको बताऊं कि अगर मैं जो है इसको एज ए ग्लोब देखूं और इसको जो है हम लोग इक्वेटर देखें, दिस इज अ ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो रीजन होती है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल, है ना, इसमें हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है 0 डिग्री होता है, ये है ना 23.5 डिग्री, है ना, एंड 63 है ना 66 डिग्री, है ना 63.5, एंड यहाँ पे जो है 90 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे सिमिलरली उसी तरीके से 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे होगा 23.5 एंड 63, 66.5 और यहाँ पे 90। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे, इस तरीके से ये वाला जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ये जो है इक्वेटर होगा, और ये वाला जो रीजन होगा वो इक्वेटोरियल रीजन होगा। मतलब कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, मतलब जो है ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे जो सॉइल होती है ना, ये सॉइल है ना लेटराइट सॉइल कहलाती है। ये सॉइल क्या होती है? लेटराइट सॉइल होती है। यहाँ पे विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, है ना, वेट एंड ड्राई दोनों यहाँ पे जो है होती है। तो मतलब ये जो है ट्रॉपिकल ना ट्रॉपिकल एरियाज होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये सब ट्रॉपिकल होगा, है ना। ये वाला पार्ट क्या होगा? सब ट्रॉपिकल होगा। और यहाँ पे ना ट्रॉपिकल, ये वाला रीजन दोनों ट्रॉपिकल होंगे और ये वाला सब ट्रॉपिकल होंगे। यहाँ के जो क्लाइमेट होगी ना, यहाँ के जो मिट्टी होगी वेट एंड ड्राई होंगी, और वेट एंड ड्राई दोनों सीजन में, है ना, लेटराइट सॉइल जो है डेवलप होती है। कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे हम देखेंगे कि दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में जो रेनफॉल होती है काफी ज्यादा हाई होती है। यही रीजन है कि कंटिन्यूअसली तरीके से यहाँ पे जो लेटराइट जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, इसका लीचिंग काफी ज्यादा होता है। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ मिट्टी का बहाव होना, जिसको हम लोग लीचिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना, ये काफी हेवली तरीके से यहाँ पे लीचिंग होती है मिट्टी का। किस रीजन में? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। आगे हम देखेंगे कि लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो है ना, इनकी जो मिट्टी की जो नेचर होती है ना, वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है। एसिडिक होने के कारण से यहाँ पे प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इस तरीके से जो है ना, वहाँ पे जो ह्यूमस की जो है कमी होती है। कहने का मतलब है कि प्लांट्स को जो मिनरल्स चाहिए होती है उसकी इस लेटराइट सॉइल में डिफिशियंसी होती है, उनको बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए। अब हम अगर इसका एरियाज देखेंगे, है ना, कौन कौन से एरिया में, है ना, ये पाए जाते हैं, कौन सी? तो लेटराइट सॉइल तो पहला है सदर्न स्टेट, है ना, सदर्न स्टेट मतलब दक्षिण वाला इंडिया में, दक्षिण इंडिया। उसके बाद से जो है वेस्टर्न घाट आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट कहाँ है। अगर मैं यहाँ वेस्टर्न घाट बनाऊं, है ना, तो ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, तो इधर जो है ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला पार्ट इधर जो है हम इसको बोलेंगे ईस्टर्न घाट, और ये वाला जो पार्ट होगा वो वेस्टर्न घाट होगा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट होगी, है ना, ये वेस्टर्न घाट होगी। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जो लेटराइट सॉइल जो पाई जाती है वह वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। रीजन ऑफ द, है ना, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, ओडिशा, है ना, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, है ना, वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे जो है ये लेटराइट सॉइल जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या क्या है। तो लेटराइट सॉइल की विशेषता ये होती है कि लेटराइट सॉइल इन जनरल, लेटराइट सॉइल जो होती है ये सामान्यतः पुअर इन ह्यूमस,
इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसमें ये जो मिट्टी होती है ये ज्यादातर उपजाऊ नहीं होती है। रीजन ये है कि इसमें प्रोन है कि टू इरोजन एंड है कि डिग्रेडेशन, क्योंकि इसमें जो है ना काफी ज्यादा इरोजन होता है और डिग्रेडेशन होता है। इरोजन और डिग्रेडेशन करने का मतलब ये है कि इरोजन मतलब कटाई, और है ना डिग्रेडेशन का भी मतलब हम यही लेंगे कि कंटिन्यूअस इस तरीके से जो है डिग्रेड होती है, और इस तरीके से पानी पड़ने पे है ना ये इनकी मिट्टी की क्षय होना शुरू हो जाता है, मतलब मिट्टी के कटाव सबसे ज्यादा होती है। किसके कारण? पानी के कारण, क्योंकि ये किस रीजन में पाई जाती है? तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, और है ना ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन पे जहाँ पे है ना बारिश होती है। फिर हम अगर इसकी एरियाज की बात करो है ना, तो अब लेटराइट जो ये तो हमने लेटराइट सॉइल देखा। अब हम अगर रेड सॉइल की है ना रेड लेटराइट सॉइल की अगर एरिया देखूं, तो रेड लेटराइट सॉइल जो है किस रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मैं यहाँ बात करूं है ना तमिलनाडु वाले रीजन पे। किस रीजन में? तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश और केरला, ये सारे के सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे लेटराइट सॉइल रेड लेटराइट सॉइल जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में रेड लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। तो इस रेड लेटराइट सॉइल में कौन कौन से फसल के लिए, कौन कौन से क्रॉप्स के लिए आइडियल सॉइल होती है? तो इसमें कैशनट होती है और है ना टी होती है। कौन कौन सी? कैशनट होती है और टी होती है। नेक्स्ट हम जो है अगर एरिड सॉइल की बात करूं है ना, एरिड सॉइल क्या होती है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। है ना ये जो है हमारा पांचवा है ना, ये हमारा पांचवा जो है ना सॉइल का टाइप्स है। इसमें हम एरिड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो नेचर होती है वो सैंडी होती है, मतलब बलुई टाइप के जो है मिट्टी होती है इन टेक्सचर बनावट में, एंड स्लाइन इन नेचर, और ये जो है ना नेचर में ये न्यूट्रल नहीं होती है ना, ये नेचर में स्लाइम होती है। मतलब कि ये जो मिट्टी है ना कौन एरिड सॉइल मिट्टी जो होती है ये थोड़ी सी नमकीन टाइप की होती है, सलाइन होती है ना, और इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसको सलाइन बोला गया। ठीक, एरिड सॉइल जो होती है ना, एरिड सॉइल लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें जो है इस एरिड सॉइल में है ना ह्यूमस की कमी होती है, साथ साथ मॉइस्चर भी नहीं होती। मतलब ये जो है काफी ज्यादा सूखा होता है, और इसमें नमी ना के बराबर होती है। क्या होती है? नमी ना के बराबर होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम है ना कंटेन डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि एरिड सॉइल में जैसे जैसे जो है हम लोअर होरिजन पे जाए, लोअर होरिजन का मतलब जो है हम जब होरिजन बनाते हैं ना लेयर बाय लेयर, तो ये होती है होरिजन। अब जैसे जैसे जो है हम लोग इस होरिजन के जो है नीचे जाएंगे, वैसे वैसे जो है यहाँ पे कंकर्स देखने को मिलेगा। कंकर्स देखने का मतलब है कि यहाँ पे मिट्टी होगा तो यहाँ पे बालू होगा, तो यहाँ पे जो है कंकर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे कंकर्स बढ़ते जाएगा। कंकर्स ये सब इसीलिए होता है क्योंकि नीचे जो है ना कैल्शियम कंटेंट होते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे कि इसकी जो है एग्रीकल्चर, इस एरिड सॉइल में जो है हम एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं कि आफ्टर प्रॉपर दीज सॉइल बिकम cultivable but as has been in the case of वेस्टर्न राजस्थान। हम अगर यहाँ पे देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर, तो आफ्टर प्रॉपर दिस सॉइल्स बिकम कल्टिएबल, हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से हम कल्टिएबल बना सकते हैं। हैज बीन इन दिस केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर मैं जो है पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ ना, इस पश्चिमी राजस्थान की जो है सॉइल एरिड सॉइल होती है, और इस एरिड सॉइल को हम लोग जो है ना इसको खेती मतलब कल्टिएबल खेती कर सकते हैं, और खेती करने के दौरान हम इसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं। लेकिन उसमें जो क्रॉप्स उगने वाले होंगे ना वही क्रॉप्स उगेंगे। ठीक है, तो आई होप एवरीवन सबको समझ में आ गया होगा। हम अब इसके अगले स्लाइड में इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कहने का मतलब इसमें जो टाइप्स ऑफ सॉइल बचेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है।
इसमें हमने पिछले स्लाइड में हमने एरिड सॉइल पढ़कर हमने छोड़ा था। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सॉइल करेंगे और नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सॉइल जो है फॉरेस्ट सॉइल होगा। क्या होगा? फॉरेस्ट सॉइल होगा। इस फॉरेस्ट सॉइल में हम देखेंगे कि ये फॉरेस्ट सॉइल है क्या, कहाँ कहाँ फाइंड होती है और कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। Found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं और माउंटेन एरियाज होते हैं। वहाँ जो है फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, फॉरेस्ट लाइन पाई जाती है जहाँ पे सफिशियंट बारिश होती है। जहाँ पे क्या होती है? सफिशियंट बारिश होती है ना। यहाँ पे जो है हम फॉरेस्ट एरिया में है ना हम फॉरेस्ट सॉइल पाते हैं और यहाँ पे जो फॉरेस्ट से जो फॉर्मेशन होती है वो फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है। हमने यहाँ पे अभी देखा। फिर हमने यहाँ पे इस फॉरेस्ट सॉइल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषता है, इन विशेषताओं को हम बेहतर ढंग से जानेंगे कि सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वर दे आर फाउंड। सो यहाँ पे जो सॉइल का जो टेक्सचर होती है, उनकी बनावट होती है, वो माउंटेन एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे माउंटेन का जो है टाइप होगा और माउंटेन में है ना जो सॉइल होंगे, जो उनकी क्रिस्टलाइन होंगी वो टूटेंगी ना, तो उससे जो है मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सॉइल के ऊपर यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है माउंटेन इन्वायरमेंटल के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे विशेषकर यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो लोमी होती है एंड सिल्ट होती है इन वैली साइड। अगर मैं वैली साइड की मैं बात करूँ ठीक ना, अगर मैं वैली साइड की बात करूँ तो यहाँ पे जो ठीक ना मिट्टी जो होती है वो लोमी, जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं, एंड सिल्ट होती है, चिकनी होती है इन वैली साइड ठीक ना, उस जो है वैली साइड में ठीक ना। बोला कि कोर्स ग्रेन, बोला कि इन अपर स्लोप। और यहाँ पे जैसे जैसे पूरे ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से ना अब जब पानी की जब धारा आती है और वो इतनी स्पीड होती है कंटिन्यूअसली तरीके से यहाँ पे मिट्टी का ग्रेन करती है, मतलब मिट्टी का कटाव करती है ठीक ना, और सारे मिट्टी को जो है नीचे को लेकर आती है। इन द शॉ कवर्ड एरियाज हिमालयाज एंड दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudation acidic with low humus content। और यहाँ पे इन द सो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, और जहाँ पे जो है हिमालयस का जो एरिया होती है ठीक ना, वहाँ पे स्नो कवर्ड होती है ठीक ना। यहाँ पे क्या कवर्ड होती है? स्नो कवर्ड होती है। दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudation एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। कहने का मतलब है कि जिस एरियाज में स्नो कवर्ड होती है ठीक ना, जिस एरियाज में स्नो कवर्ड होती है ठीक ना, हिमालय के जिस एरिया में स्नो कवर्ड होती है वहां के जो मिट्टी होती है ठीक ना वो एसिडिक होती है और लेस जो है ठीक ना ह्यूमस होती है, मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम पाई जाती है। और ठीक ना ये जो है जो सॉइल होती है ठीक ना धीरे धीरे डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी क्षय होना ठीक ना शुरू हो जाता है। ठीक, जैसे कि आप देखोगे कि इन हिमालयस एरियाज में थे ना, जहाँ पे काफी ऊंचाइयों पे लोग रहते हैं, वहां पे बर्फबारी होती है। बर्फ होने के कारण से कई महीनों तक वो जो एरियाज होती है मिट्टी वाला थे ना, उसमें बर्फ ढकी हुई रहती है। धीरे 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 बर्फ पिघलता है थे ना, उसके बाद से जो है पुनः फ्रेश हो जाती है थे ना, मतलब वो सारे पिघलने के बाद से वो बर्फ हट जाती है। लेकिन लंबे समय तक बर्फ ढके होने के कारण से है ना यहाँ की जो मिट्टी की जो नेचर होती है वो एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक होने के कारण से इसमें लेस ह्यूमस पाई जाती है ना। फिर हम लास्ट जो टॉपिक आज का हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। हम इस मिट्टी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं है ना। कौन सी मिट्टी को? जो इरोड हो रहा है, मतलब जो मिट्टी क्षय हो रही है उस मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, और उस सॉइल इरोजन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो हम मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और दूसरा हम लोग जो है मिट्टी के कंजर्वेशन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
इसमें हम देखेंगे कि द degradation of the soil है ना covered and subsequent washing down is described as soil है ना erosion। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है ना जो मिट्टी की जो लेयर होती है, कवर्ड होती है, जो सोयल जो सोयल जो है ना वो ऊपर होती है, उसकी कंटिन्यूअसली तरीके से ड्रेनेडेशन होता है। ड्रेनेडेशन का मतलब होता है ना खींचना, धीरे 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 उसका क्षय होना, है ना। और इस तरीके से सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन, और जैसे ही जो है ना उस मिट्टी के जो लेयर जो है, मिट्टी का जो पतली से लेयर उस मतलब लैंड के ऊपर जो जमी हुई होती है, पानी के कारण से वो धीरे धीरे धुलना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से जो है मिट्टी की कटाव होना भी शुरू हो जाती है। सिंपल सी भाषा में कहूं कि इरोजन क्या होता है ना, तो इरोजन वैसे प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के माध्यम से मिट्टी के जो ऊपरी लेयर पानी के धारा के कारण उसकी कटाव होती है। केवल पानी इसका हिस्सा नहीं होता है, इसमें जो है एयर भी होती है ना। एयर भी मिट्टी के इरोजन में है ना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस तरीके से जो है मिट्टी जिस तरीके से वाटर का रोल होता है। उसके बाद से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन का कॉज क्या है, मतलब सॉइल इरोजन का है ना कारण क्या है, इसका क्षय का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव ह्यूमन का इंटरफेरेंस क्या है सॉइल इरोजन में, है ना। तो इसमें डिफोरेस्टेशन है, क्या है, डिफोरेस्टेशन है। उसके बाद से जो है ओवर ग्रेजिंग है ना, कंस्ट्रक्शन है ना, माइनिंग है, एंड डिफेक्टिंग फार्मिंग मेथड है। कहने का मतलब है कि ह्यूमन का है ना सॉइल इरोजन में है ना काफी ज्यादा योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि जंगलों की लगातार कंटिन्यूअसली करने के कारण से है ना जो पौधे का और पेड़ का जो मिट्टी का जो पकड़ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जैसे ही मिट्टी का पकड़ धीरे खत्म होता है तो वैसे वैसे जो है मिट्टी का क्षय होना भी शुरू हो जाता है, मतलब मिट्टी का जो कटाव होना शुरू हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग है ना, जहाँ पे कंटिन्यूअसली तरीके से जब उस मिट्टी में घास को चराया जाता है, और जिसके कारण घास जो है डेथ कर जाता है, और घास का पकड़ मिट्टी में कम होता है, और कम होने के कारण से यहाँ पे जैसे बारिश की पानी उधर से गुजरती है ना, तो मिट्टी को भी अपने साथ बहा के लेके चले जाता है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के दौरान हम मिट्टी के जो है कुड़ाई करते हैं, और जिसके कारण से यहाँ पे मिट्टी का क्षय होता है। माइनिंग उसी तरीके से। और यहाँ पे हम देखेंगे डिफेक्टिंग ऑफ द फार्मिंग मेथड। इस डिफेक्टिंग ऑफ द फार्मिंग मेथड में हम खेती करने के दौरान है ना यहाँ पे जो गलत तरीके से हम खेती करते हैं, और गलत तरीके से खेती करना भी है ना सॉइल इरोजन का मेन कारण है। तो ये हमने देखा कि सॉइल इरोजन का कौन कौन से कारण है इसके बारे में। अब हम यहाँ पे ये जो था ये तो ह्यूमन इंटरफेरेंस था, ह्यूमन एक्टिविटीज था। अब नेचर के कौन कौन से फोर्स है ना नेचर के द्वारा भी सॉइल का इरोजन होता है, जैसे कि बोला है कि विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए ना, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन हो गए। तो मतलब कि हवा का भी रोल होता है सॉइल इरोजन करने में, उसी तरीके से ग्लेशियर का भी रोल होता है, एंड वाटर का भी है ना। साथ ही साथ ये सारे के सारे है ना सॉइल इरोजन के कारण है नेचुरली तरीके से, ठीक है। अब गुलीज क्या होता है ना, एक एक करके पढ़ते हैं। गुलीज बोल रहा है, गुलीज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू है ना रनिंग बोरेक वाटर। कहने का मतलब है कि रनिंग वाटर, गुलीज करने का मतलब है कि जब है ना पहाड़ों से होकर जब पानी गिरता है ना, तो कंटिन्यूअसली पानी गिरने के दौरान उसमें बीच में सारे के सारे जो है मिट्टी जो है बीच से निकल जाती है, और अगल बगल जो है मिट्टी वैसे खड़ी की खड़ी रहती है। तो इस तरीके से जो है ना मिट्टी का है ना मिट्टी का पानी के साथ बहना, मिट्टी का पानी के साथ बहना है ना, वो क्या कहलाता है, गुलीज कहलाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है मिट्टी का जो है लेयर है ना, और जैसे ही यहाँ से पानी गिरेगा है ना, तो ये पानी अपने साथ जो है बहुत सारे मिट्टी को भी लेकर आएगा, और यहाँ पे गड्ढे टाइप के बन जाएंगे है ना, क्या बन जाएंगे, गड्ढे टाइप के बन जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है ना संरचना को, जो कि मिट्टी के गीली होने के कारण बनती है ना, और ये गीली होने के कारण से सारे के सारे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है,
और बहने के कारण से यहाँ का एक संरचना बनती है, ढांचा बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं। ठीक है, ये ना रनिंग वाटर के दौरान बनती है। बोले कि बेड लैंड नॉन एज ना बोले कि रेविन्स इन बोले कि चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की मैं बात करूं है ना, जहाँ पे जो है ना बोले कि जो बैड जो लैंड है, जिसको हम क्या जानते हैं, बोले कि रेविन्स लैंड जानते हैं। और ये रेविन्स लैंड कहाँ पे पाई जाती है, चंबल बेसिन पे, मतलब चंबल नदी के जो है ड्रेनेज वाले जो है सेक्शन पे, ड्रेनेज वाले जगहों पे जो है ये रेविन पाई जाती है ना। सीट इरोजन यहाँ पे होने का रीजन ये है कि when seat of the top soil is washed away due to water flow। और जैसे ये जो है मिट्टी का एक लेयर है ना, सीट बैठा हुआ है, और उस सीट में जैसे पानी का लेयर आता है, और पानी के लेयर बहने के कारण से है ना, यहाँ पे मिट्टी की जो टॉप जो लेयर होती है, ऊपर वाला जो लेयर होती है, वो इरोड होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे पानी के साथ वो भी भाग के चला जाता है। लास्ट जो है हम पढ़ेंगे विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, व्हेन लूज सोइल और सोइल एट स्लोप बिलोज ड्यू टू विंड। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ व्हेन लूज सोइल और soil at slope बिलोज ड्यू टू विंड। कहने का मतलब है कंटिन्यूअसली हवा बहने के कारण से हवा का स्पीड इतनी अधिक हो जाती है, जिसके कारण से मिट्टी के जो टॉप जो लेयर होती है, जो कि जिसको डस्ट बोल सकते हो, धूल बोल सकते हो, ये हवा के झोंका के कारण से ना, हवा का स्पीड ज्यादा होने के कारण से हवा जो है इन सारे धूल कण को अपने साथ उठा के लेके चली जाती है, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली तरीके से जो है ना हवा के द्वारा मिट्टी का इरोजन होता है। ठीक है, तो ये होता है विंड इरोजन। और विंड इरोजन में है ना काफी ज्यादा भूमिका निभाता है। इस तरीके से ओवरऑल है ना हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गया। और है ना जाते जाते आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं ना, तो इस चैनल को ना डेफिनेटली आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक दूसरे को शेयर भी करें, ताकि वो भी इस चीजों का, इस चैप्टर का रिवीजन कर पाए, और आपके जैसा ही वो ना बोर्ड में और बेहतर नंबर ला पाए, और एग्जाम में नंबर को बूस्ट अप कर पाए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।